कैसे हैं आप लोग? होप कि अच्छे होंगे आप। तो पिछला लेक्चर तो आप लोग अच्छे से देखे होंगे कि जहाँ पे हमने प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार हम रिएक्शंस रिवीजन कर लेते हैं। रिएक्शन रिवीजन करना इसलिए जरूरी है कि जितने भी रिएक्शंस मैंने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का रिएक्शन बताइए, ठीक है? आप मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का रिएक्शन सबसे पहले हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने कहा था कि अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन का रिएक्शन सबसे पहले हम अल्कोहल के प्रिपरेशन, अल्कोहल से यूज करेंगे। अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे हम अल्काइल हैलाइड, ठीक है? तो हमने कहा था कि सबसे पहले क्या लीजिए, एक ROH लीजिए, प्लस हमने क्या कहा था कि एक हालाइड कंपाउंड का कंसेंट्रेटेड एसिड, हालाइड एसिड, कंसेंट्रेटेड हालाइड एसिड हमको लेना है, ठीक है? तो हम HCl या HBr, HF जो चाहे आप ले सकते हैं। HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HF ले सकते हैं, जो चाहे आप ले सकते हैं। और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होना चाहिए? ZnCl2। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होना चाहिए? ZnCl2, मैंने बताया था आपको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। RCl या RBr या RF जो भी हम यहाँ पे कंपाउंड लेने वाले हैं, उसके अलावा प्लस H2O, यानी वाटर बनेगा या वेपर बनेगा, जो भी हो, ठीक है? तो ये मेरा क्या है, सबसे पहला रिएक्शन मैंने बताया था। दूसरा रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी कभी पूछता है, और रिएक्शन जो मैंने बताया था आप देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन सबसे पहले कि हमें प्योर अल्काइल हैलाइड कैसे मिलता है। प्योर अल्काइल हैलाइड हमको मिलता है थियोनाइल क्लोराइड से। किससे मिलता है? थियोनाइल क्लोराइड से। जब ROH का हम थियोनाइल क्लोराइड यानी SOCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है RCl प्लस SO2 प्लस H2O। ये कैसे? और ये दोनों जो है गैस के फॉर्म में उड़ जाता है ऊपर, यानी गैस के फॉर्म में जब उड़ जाएगा तो हमको प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। क्या मिलता है? प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है, ठीक है? अब आगे की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। अब आगे की बात करते हैं तो हमारा अल्कीन से प्रिपरेशन आता है कि हम अल्कीन से किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक अल्कीन का प्रिपरेशन मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, जहाँ पे मैंने क्या कहा था कि आपका CH3 CH2 हमने ब्यूटेन लिया था, CH2 CH3 को हमने क्या किया था, Cl2 के प्रेजेंस में हमने या तो अल्ट्रावायलेट रेज दिया था या तो इसको हीट करवाने के लिए बोला था, या तो हीट कराइए या तो अल्ट्रावायलेट रेज दीजिए। तो मेरा निष्कर्ष क्या निकला था कि यहाँ पे दो कंपाउंड बनते हैं, या तो एक ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2Cl या CH3 CH2 CHCl, आपको याद होना चाहिए, प्लस नहीं CHCl और CH3, ठीक है? ये दो कंपाउंड हमको मिलते हैं, ठीक है? ये कब है? अल्कीन के रिएक्शन में। अल्कीन के रिएक्शन में मैंने कहा था कि भाई अल्कीन के रिएक्शन में क्या करना है कि आपको इस तरीके का अल्कीन आपको मिलेगा। यहाँ पे हमने HCl HF HBr सबसे हमने रिएक्शन करा लिया, ठीक है? अगर हम HX की बात करते हैं, एक नॉर्मल जनरल लेके चलते हैं कि HX की अगर हम बात करते हैं, ठीक है? और HX की बात करेंगे तो ये देखिएगा ये क्या होता है, स्लाइड नेगेटिव। मैंने पहले बताया था ये क्या होता है, स्लाइड नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ये क्या आता है? स्लाइड पॉजिटिव, ठीक है? अब इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ पे अटैक करेगा? डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा? यहाँ से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C सिंगल बॉन्ड CH, और ये क्या होता है? स्लाइड नेगेटिव। इसको क्या चाहिए? इसको एक ऐसा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक ऐसा इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि इसको स्टेबल बना दे। तो यहाँ पे जब ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, तो इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो ये मेरा कंपाउंड बनेगा, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा चीज एक मैंने इसमें ये बताया था कि भाई इसको रफ कर देते हैं। एक मैंने एक चीज ये बताया था इसमें, क्या बताया था याद बताइए? उसके बाद मैंने जस्ट क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जब हम प्रोपीन लेते हैं, क्या लेते हैं? प्रोपीन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन होता है। जब हम प्रोपीन लेते हैं, इस केस में मेरा क्या आ जाता है? जब हम प्रोपीन लेते हैं इस केस में मेरा क्या आ जाता है? इस केस में अगर हम HX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमने कहा था कि दो तरह के कंपाउंड बनते हैं। किस तरह के कंपाउंड बनते हैं? दो तरह के। सबसे पहले ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड तोड़ेगा और जाके या तो ऐसे होगा CH3 CH2 CH2X, या तो ऐसे कंपाउंड बनेगा, या CH3 CH2 CHX और CH2। आप कहेंगे सर ये क्या है? इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखो, C या X यहाँ पे अटैच्ड है, और ये वाला का स्ट्रक्चर कैसा है? C यानी X यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है? अब देखो कौन सा स्टेबल होगा। मैंने कहा था कि ये वाला जो है ये माइनर बनता है, यानी बहुत कम बनता है।
लेकिन ये मेजर बनता है। अब ये कैसे पता किया गया? ये एक्सपेरिमेंट किया गया, टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया गया टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन डाल के अलग अलग चीज डाल के एक्सपेरिमेंट किया गया, कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं स्टेबल है। तो ये वाला ज्यादा पाया गया, ये वाला बहुत कम पाया गया जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया। ठीक है, तो हम मेजरली इसको मेजर मानते हैं, इसको माइनर मानते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आया मेरा, और वो है आपका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, जहां पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से अल्कीन में डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई करना है। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को लेते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड को लेते हैं और इसको हम ब्रोमीन गैस के साथ पास कराते हैं। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में? CCl4 के प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका ब्रोमीन इधर आ जाएगा और एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा। ये क्या होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर। क्या होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर। और रेडिश ब्राउन इन कलर के होने की वजह से जब भी हमारे टेस्ट ट्यूब में कलर बदलता है, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, तो समझ जाइए कि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मेरा एक्सचेंज ऑफ हैलोजन से हमारा क्या प्रिपेयर करना, हमारा अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना। मतलब कि हम अल्काइल हैलाइड तो हम यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए RX है, ये X आपका क्या है? या तो Cl है या Br है। अगर हम इसको सोडियम आयोडाइड के साथ पास करा देते हैं, अगर इसको सोडियम आयोडाइड के साथ पास करा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? RI प्लस NaX। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम कहते हैं फ्रैंकल स्टेन या फ्लैंकल, क्या तो बताइए, जल्दी बताइए क्या था? फ्रैंकल स्टेन ना? हाँ, फ्रैंकल स्टेन रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे? फ्रैंकल स्टेन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखना है। X क्या है यहाँ पे? ClBr। ठीक है, दूसरा चीज हमने बताया था श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में हमने क्या बताया था कि भाई ये RX है और यहाँ पे कोई मेटल का फ्लोराइड या तो AgF हमने यूज किया, या हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या हम क्या यूज करते हैं? Cu2F2, या यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? एंटीमनी फ्लोराइड, या हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? Hg2F2, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी मेटल फ्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अगर AgF यूज करते हैं तो क्या बनेगा? RF प्लस AgF। इस तरीके से इसका करेंगे तो वैसे बनेगा, इसका करेगा ऐसे बनेगा, इसका करेगा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हुआ? श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड RX को हम किससे पास करा? यहाँ पे क्या है? एक्सचेंज ऑफ हैलोजन हो रहा है। X है क्लोरीन, ब्रोमीन की जगह क्या आ जा रहा है? फ्लोरीन। RX RCl या RBr होगा तो उसकी जगह क्या आ जा रहा है? RS। यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ हैलोजन हो रहा है। तो ये वाला क्या है? श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिर आता है मेरा अराइल हैलाइड का प्रिपरेशन। क्या आता है? अराइल हैलाइड का प्रिपरेशन। अराइल हैलाइड के प्रिपरेशन में हमने देखा कि हमने एक कंपाउंड लिया था जिसका नाम है टोलिन। कौन सा कंपाउंड लिया था? जिसका नाम है टोलिन। ठीक है, और हमने कहा था इसको हम X2 से पास करा देते हैं। ठीक है, X2 से पास करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन या आयरन थर्ड क्लोराइड। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे इसको इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और आयरन थर्ड क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड आयरन थर्ड क्लोराइड। और ये क्या होना चाहिए? आपका डार्क में रखा होना चाहिए, अंधेरे में। तो ये क्या बनेगा? हमने कहा था कि या तो इसके ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। तो हमेशा जो एक कंपाउंड बनेगा या तो इसके ऑर्थो पे आएगा या तो इसके पैरा पे आएगा। तो इसका जो कंपाउंड बना कहाँ पे आएगा? ये CH3, ये इसके ऑर्थो पे आ गया, और CH3 ये इसके पैरा पे आ गया। मेटा पे एक भी कंपाउंड नहीं आता है, मेटा पे X कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मेटा पे लिस्ट पॉसिबिलिटी होती है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या हो गया? इसको हम क्या कहेंगे? अगर हम अगर इसको हम नेमिंग दे टोलिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये अल्काइल हैलाइडी है, अब अराइल हैलाइडी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नामकरण देते हैं तो हम यहाँ पे क्या देंगे? O और ये X है तो हेलो हो जाएगा। X का क्या होता है? प्रीफिक्स हेलो। ठीक है, और पूरे को हम टोलिन बोल देते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं? वो टोलिन बोल देते हैं। O यानी ऑर्थो पे, X कहाँ पे? ऑर्थो पे, हेलो टोलिन। और इसी तरीके से X यहाँ पे कहाँ है? पैरा पे है, तो इसको हम बोलेंगे पैरा P हेलो टोलिन। हो सकता है ये बताना भूल गया हूँ, ये ध्यान रखिएगा। अगर पैरा पे है तो इस कंपाउंड का नाम होगा P हेलो टोलिन, या ऑर्थो पे है तो इसका नाम होगा O हेलो टोलिन। यहाँ पे हम टोलिन की जगह लिख सकते हैं क्या? ये बेंजीन है और ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है। क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स। अब नंबरिंग कीजिएगा 2 4
और 6 246 ट्राईइन, ठीक है। टोलिन की जगह ये लिख सकते हैं, लेकिन टोलिन की जगह हम क्यों लिखे भैया, हमें मालूम है टोलिन है, ठीक है। चलिए अब एक आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि सैंड मेयर रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं, एनिलीन लेते हैं, क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका NH2 एनिलीन लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, NaNO2 NaNO2 प्लस HX से पास करा देते हैं और ये एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। 273 से 278 केल्विन पे ये हमें इसको गर्म करना है। X यहाँ पे क्या है, X यहाँ पे या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, तब ये क्या आएगा आपका बेंजेन बेंजेन डाइजोनियम हैलाइड साल्ट आ जाएगा, बेंजेन डाइजोनियम हैलाइड साल्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा N2 प्लस और X माइनस, क्या आएगा N2 प्लस और X माइनस आ जाएगा, ठीक है, N2 प्लस X माइनस आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। रिवाइज करते रहिए, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट क्या है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड साल्ट, इसको हैलाइड भी बोलते हैं, हैलाइड साल्ट, ठीक है। और यही बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड साल्ट को जब हम Cu2X2 से पास कराते हैं, Cu2X2 से पास कराते हैं, X यहाँ पे ClBr है, X यहाँ पे क्या है, Cl है या Br है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आ जाएगा मेरा भैया, ठीक है। ये बेंजीन हो गया और यहाँ पे X ये अराइल हैलाइड आ जाएगा और N2 यहाँ पे निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस। तो ये एक क्या होता है, सैंड मेयर रिएक्शन। एक और चीज मैंने बताया था कि जब हम यहाँ पे X ClBr की जगह अगर X हम आयोडाइड यूज करते हैं तो उस केस में क्यूप्रस क्लोराइड की कोई आवश्यकता नहीं होती। उस केस में जो मेरा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड साल्ट है, ये N2, ये क्या है, हैलाइड साल्ट है, ये क्या है N2 प्लस X माइनस में जब हम पोटेशियम आयोडाइड अगर मिलाते हैं तो इसे रूम टेम्परेचर पे डब्बे में हिलाने से ही ये अराइल हैलाइड बन जाता है। इसमें हमें कोई भी तरह का क्यूप्रस हैलाइड का यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये X हमेशा बन जाता है और N2 ये बाहर निकल जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब हम X क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह आयोडाइड लेते हैं। तो इतना तो रिवीजन मैंने करा दिया। अब आगे हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं कि भाई उस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे, वो भी हमें आना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में उससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स ये देखिएगा 3 रिएक्शन है जिसमें से मैं एक करने वाला हूँ, 2 आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से देखिए, HBr। तो ये वाला क्या है, हम जानते हैं क्या होता है, स्लाइड पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या होता है, स्लाइड नेगेटिव होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें ये मानने में। अब ये क्या करेगा, ये कहाँ प्लेस ढूंढेगा, वहां ढूंढेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, या ये वाला कौन सा प्लेस ढूंढेगा, पॉजिटिव है तो ये वहां पे ढूंढेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो देखेगा भाई H देखेगा, अरे ये तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चलो इसको तोड़ देते हैं, तो ये तोड़ देगा और ये तोड़ देगा तो ये क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये जो H है, ये जो H है सिंगल बॉन्ड हो गया, ये कहाँ जाएगा और ये Br कहाँ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये H यहाँ पे है, H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, ठीक है। अब एक यहाँ अटैच होना है, एक यहाँ अटैच होना है। H का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका जो शेल होता है क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, शेल छोटा होता है। तो जब छोटा सेल होता है तो आराम से कहीं भी अटैच हो जाएगा, यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ भी अटैच हो सकता है। लेकिन Br का क्या है, शेल थोड़ा बड़ा है, सेल थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए वो ऐसा प्लेस ढूंढेगा जहाँ पे ट्रैफिक कम हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे जोड़ने जाएगा तो उसको थोड़ा कंजेशन का सामना करना पड़ेगा, वहाँ पे आसानी से अटैच नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे भी क्या है, ये डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे भी जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा तो यहाँ पे जुड़ेगा नहीं। ये Br कहाँ पे जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा, कहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से। और जो H है ये सिंपली कहीं से भी जुड़ सकता है, छोटा सेल है, यहाँ से ज्यादा जुड़ जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम जो भी हम एज ए ये वाला यूज करते हैं, जब भी हम जिसके साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं तो उसमें ये देखिएगा कि जो जब ये इन दोनों में जो भी एटम का आउटर मोस्ट शेल ज्यादा होगा, हैवी होगा, तो वो हमेशा वो प्लेस ढूंढेगा जहाँ पे ट्रैफिक कम हो। जैसे ये वाला ढूंढा, फ्री रेडिकल तो दोनों तरफ है, लेकिन ढूंढेगा कहाँ, जहाँ पे ट्रैफिक कम हो। तो जहाँ पे ट्रैफिक कम हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आके अटैच हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों आपका होमवर्क,
ये दोनों क्या है आपका होमवर्क, ये आपको बताना है कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज कराया। तो ये आप मेरे को बताइएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में आया होगा तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, आप मेरे को ये बताइएगा, फिर देखते हैं, चलिए आगे की बात करते हैं। सो स्टूडेंट, मैं कुछ और होमवर्क दे रहा हूँ आपको, वो भी आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज आपके एग्जाम में आ सकती है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करिए इसको, इस होमवर्क को नोट कीजिएगा अच्छे से। और टीम मैं देता हूँ, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ करके और देता हूँ टीम को। लिखिए चौथा, ठीक है, तीनों नोट कर लिए ना, ये होमवर्क है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये क्या हुआ बताइए, नाम बताइए क्या हुआ, चलिए आप कर लीजिएगा, नाम बाद में बताइए। ये एक है, नोट कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, ये नोट कीजिएगा, यहाँ पे या तो हीट देंगे या तो अल्ट्रा वायलेट रेज, क्या बनेगा, और ये सिक्स्थ नोट कीजिएगा, ठीक है, सिक्स्थ भी नोट कीजिएगा। तो ये छो का रिएक्शन क्या होगा आप मेरे को बताइएगा, और मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, क्या होगा मैं देखूंगा, और अगर कोई गलती हुई तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इन तीनों छो को डिस्कशन हम करेंगे अपने डाउट क्लास में डिस्कशन, अगर आपको डाउट होता है तो, ठीक है, अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी भी चीज में डाउट होता है तो हम डाउट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये छो को नोट कर लीजिए, और इसके पहले जो मैंने 2 और दिए, यानी टोटल 8 होमवर्क अभी तक हो गए आपके, ठीक है, 2 उसका रिएक्शन आपको बनाना है, और ये 6 का, ठीक है, नोट करके रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी पे, इसके क्या किस पे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन आना चाहिए एकदम अच्छे से कीजिएगा। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, अब क्या बात करना है हमको, अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं, और अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड में ही, अब जैसे हमने अभी जो रिएक्शंस देखे उनके बारे में तो हमने थोड़ा बहुत बात किया कि कैसे रिएक्शंस होते हैं, लेकिन अब एक्चुअली हम रिएक्शन के डीप में जाना चाह रहे हैं, ये रिएक्शंस हो कैसे रहे हैं, आखिर कैसे एक जैसे कि आपने अभी एक्सचेंज ऑफ हेलोजन के बारे में बात किया था, तो एक्सचेंज ऑफ हेलोजन में हमें ये देखना है कि आखिर एक्सचेंज ऑफ हेलोजन, जो कि सिंपल सा बात है कि उसमें कौन सा था, फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन में किस तरीके से आयोडीन आके किससे अटैच हो गया, अल्काइल ग्रुप से, उसके अलावा किस तरीके से वहां पे जो क्लोरीन या ब्रोमाइड ग्रुप था, क्लोराइड या ब्रोमाइड ग्रुप था, वो कैसे अलग हो गया, क्यों अलग हो गया, ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन अराइज हो गई, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अच्छा, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आगे आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल एज वेल एज अराइल हैलाइड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं थोड़ा। तो बेसिकली लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या लिखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। बेसिकली यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा चर्चा किसके बारे में करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इससे ही 99 to 95% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड की, अगर हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड की, ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए। अच्छा मेरे को बताइए, अभी मैंने पढ़ाया है कि प्योर अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, कैसे बनता है, हम क्या करेंगे, अल्कोहल में क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड डाल देंगे, क्या बन जाएगा, प्योर अल्काइल हैलाइड, जहाँ पे SO2 और HCl गैस के फॉर्म में वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर हम सबसे पहले तो प्योर अल्काइल हैलाइड जो है कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस, नीचे लिखिएगा सबसे पहले,
प्योर कभी कभी ये जैसे आपका क्या है कि एमसीक्यू आता है, ठीक है, एमसीक्यू अभी आ रहा है कोरोना के कारण, तो एमसीक्यू में पूछ सकता है भाई प्योर अल्काइल हैलाइड का कलर क्या होगा। तो लिखिएगा नीचे पॉइंट देखिए, प्योर अल्काइल हैलाइड, प्योर अल्काइल हैलाइड हैज ए कलर, प्योर अल्काइल हैलाइड हैज ए कलर ऑफ नथिंग और प्योर अल्काइल हैलाइड और प्योर अल्काइल हैलाइड इज कलरलेस और प्योर अल्काइल हैलाइड इज कलरलेस। ठीक है, चलिए अच्छा एक सेकेंड, इसको आप ध्यान से देखिएगा RX को, ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताइए, जैसे मैंने आपको बताया कि कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस है। दूसरी चीज अगर ये X ब्रोमाइड या आयोडाइड होगा, अगर ये X नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा, इफ ब्रोमाइड और आयोडाइड, इफ ब्रोमाइड और आयोडाइड एज ए हेलोजन attached to the alkyl group, or we can say bromo alkyl, सॉरी ब्रोमो क्या होता है अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड when put under light, put under sun rays, so it shows color। अगर ये X, वैसे तो प्योर RX क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन अगर X के जगह BR और I, X के जगह BR हो या X के जगह I हो, तो ये कलरलेस। अगर हम लाइट पे इसको लाइट एक्सपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका कलर आ जाएगा। उसके अलावा अगर Cl हो तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ BR और II के बीच, सिर्फ BR और I के लिए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, ये सम जो बता रहा हूं लिखिएगा, सम volatile halide compounds have smell also। तो कुछ वोलेटाइल होते हैं, मतलब कि अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वेपराइज। तो कुछ ऐसे होते हैं वेपराइज हो जाएगा, लेकिन साथ में अपनी खुशबू छोड़ जाएगा। तो ऐसे कुछ ऐसे मेरे हैलाइड कंपाउंड होते हैं, अगर हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं तो क्या होगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, यानी वेपराइज हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। हम क्या कर रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट की बात। तो याद रखिएगा कि ये देखिए, हमने पहले भी बताया था आपको कि R और X के बीच का जो बॉन्डिंग है, ठीक है। अब चूंकि X क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हमने बताया था कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे नहीं अपने पास रखना चाहेगा, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा, ठीक है। R का लूजली हेल्ड होगा और X यानी जो हैलाइड होगा वो एकदम खींच के इलेक्ट्रॉन को रखेगा, मतलब कि बॉन्डिंग एकदम स्ट्रांग होगी। तो याद रखिएगा कि ये जितने भी हैलाइड ग्रुप्स हैं, जितने भी अल्काइल हैलाइड है या अराइल हैलाइड हैं, सबका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यानी अगर हम पीरियोडिक टेबल में चले, लिखिएगा पॉइंट में, इन पीरियोडिक टेबल elements from left to right have higher increasing boiling point। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लेस रहता है। अगर यही हम बात करते हैं अपने फ्लोरीन की तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहता है। तो याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज। और नीचे लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो क्यों करता है, लिखिएगा पहले, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखिएगा, चूंकि अब अगर यहाँ पे हम क्या लेते हैं, फ्लोरीन, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका 2 शेल होगा। लेकिन अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो इसका क्या होगा, 3 शेल होगा, यानी इसका शेल बड़ा होता जाएगा। और मैंने कहा था जितना शेल बड़ा होगा उतना तेजी के साथ ये बॉन्डिंग करेगा, उतना हाई इंटेंसिटी के साथ बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि
बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचा रहेगा, मतलब इसकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होते जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम बढ़ता है, इसका ये मतलब है कि वो और तेजी से पकड़ता जाएगा। तो ये लिखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर फ्लोरीन का मान लीजिए 300 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है, तो जो नीचे है आपका आयोडीन उसका 700 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो हम ये इसलिए समझा रहे हैं कि अगर आरएक्स की बात करें, अगर लेफ्ट टू राइट हम जान गए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अगर हम बात करें आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट मेरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, इतना एकदम दिमाग में रखना है। चलिए और इसको थोड़ा रफ करते हैं, आगे की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब एक और बात करते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 Br, और लिख देते हैं CH2 CH2 Br। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेट अस सपोज मान लेते हैं 300 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 300 केल्विन, राइट। अगर हम Br को यहाँ ना लिख के यहाँ पे अटैच कर देते CH3 CH2 CHBr CH2, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये CH3 हो जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ये कैसा स्ट्रक्चर था, ये कैसा स्ट्रक्चर था, ऐसा था, यहाँ पे Br एड्रेस था। ठीक है, अच्छा एक और रिएक्शन लेते हैं, अच्छे से लेते हैं इसको, क्या आपको अच्छे से समझ में आए। एक ये लेते हैं, फिर एक ये लेते हैं, और एक ये लेते हैं। ठीक है, पहले तो आप क्या करिए, तीनों का नाम मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। यूट्यूब के जो कमेंट है, जो यूट्यूब का कमेंट है, कमेंट सेशन, उस पर आप मेरे तीनों का नाम लिख के बताइए क्या होगा। तीनों का नाम लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ आपको याद है कि नहीं। तीनों का नाम लिखिए यूट्यूब के कमेंट पे, यूट्यूब के कमेंट पे लिखिए फटाफट नाम, मेरे को यूट्यूब के कमेंट पे चाहिए। अगर यूट्यूब के कमेंट नहीं मिला तो मैं समझूंगा कि आपने क्या की है, आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया है। तो सबसे पहले इन तीनों का नाम क्या कीजिए, आप नॉमेनक्लेचर करके मेरे को नाम बताइए यूट्यूब के कमेंट पे। अब नाम, अब ध्यान से देखिए, अगर इसका पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हम मानते हैं 300 केल्विन है, ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा जब भी जब भी जब भी अगर इसका हम क्या करें, नंबरिंग कर दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप अपने मिनिमम एक्वायर्ड नंबर को लेट अस सपोज कि यहाँ पे मिनिमम क्या है, Br है, जो एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ से कहीं और जाता है, यहाँ पे जाता है, या इस जैसे ये क्या था आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन था, तो इसका अगर यहाँ पे Br यहाँ पे अटैच हो जाता है यानी 2 ब्रोमो ब्यूटेन पे, या आपका यहाँ पे क्या हो जाता है इस नंबर पे, यानी आपका क्या हो जाता है 3 ब्रोमो 3 मिथाइल प्रोपेन आ जाता है, ब्यूटेन से क्या आता है प्रोपेन आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई। अगर यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, तो याद रखिएगा जब भी ब्रांचिंग होगी या जब भी फंक्शनल ग्रुप कहीं और मूव करेगा, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इसका क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट 260 की केल्विन, और इसका क्या हो जाएगा 200 केल्विन। मतलब कि याद रखिएगा, नोट लिख लीजिए कि इन द केस ऑफ ब्रांचिंग the boiling point of the structure, the boiling point of the organic structure decreases। ठीक है,
ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया आपको, ठीक है। चलिए पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप नोट डाउन नहीं किए तो। मैं तो हमेशा कहता हूँ एक सेपरेट कॉपी बना के रखिए, तभी आपका काम होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हम आगे आते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है, कैसे अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड में रिएक्शंस होते हैं, ठीक। तो जो रिएक्शंस होते हैं, जो भी हमने रिएक्शंस पढ़े हैं, चाहे हम फिंकलस्टन रिएक्शन पढ़े, चाहे श्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़े, चाहे हम सैंडवियर रिएक्शन पढ़े, जो भी रिएक्शंस पढ़े हैं वो रिएक्शन होते क्यों हैं, आखिर होता क्या है उनमें, उनके बेसिक डिफिनेशंस की बात करते हैं। तो लिखिएगा रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स। आप मेरे साथ तो क्लास कीजिए ही, साथ में आप एनसीईआरटी की बुक भी फॉलो करते रहिए, उसको एक एक लाइन पढ़ते रहिए, जो मैं बता रहा हूं उसको भी आप पढ़िए, उसके अलावा एनसीईआरटी भी आप फॉलो करते रहिए। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें मेरे से छूट जाती हैं, लेकिन जो मेन चीजें मैं बता देता हूँ, जो आपको आनी चाहिए, रिएक्शंस वगैरह मैं बता देता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो मे भी हो सकता है छूट जाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पूरा एनसीईआरटी से बताने का। आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी जाइए, एनसीईआरटी खोलिए, एक एक लाइन पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ के आप नोट्स बनाते रहिए कि हाँ भाई इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा, एनसीईआरटी फॉलो करते रहिए, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा, हेडिंग डालिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम सुने होंगे स्कूल वगैरह में। सेकंड क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड क्या हो जाएगा, रिएक्शन विद मेटल। क्या होगा, रिएक्शन विद मेटल। ये तीनों के बारे में डिटेल एनालिसिस से पढ़ना है। मतलब कि जो भी अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड का हमने रिएक्शंस देखा है, वो तीन प्रोसेस होता है उसमें। क्या होता है, या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, या तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा उसमें, या तो रिएक्शन विद मेटल होगा, ठीक है। मेटल का रिएक्शन कुछ याद आ रहा है, श्वार्ट्ज रिएक्शन, याद कीजिए श्वार्ट्ज रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड का हमने क्या किया था, मेटल फ्लोराइड के साथ, तो वहां पे क्या था, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। हाँ, एलिमिनेशन का मैं बताऊंगा, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन का भी मैं बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन में बताऊंगा, जब बताऊंगा तो आपको मालूम चल जाएगा क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिटेल स्टडी करते हैं इसका। हेडिंग डालिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। अच्छा, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले लिख लीजिए पॉइंट। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन न्यूक्लियोफाइल, वन न्यूक्लियोफाइल, वन न्यूक्लियोफाइल, समझाता हूं, वन न्यूक्लियोफाइल replaces the other nucleophile, the other nucleophile, the other nucleophile। अभी भाई न्यूक्लियोफाइल क्या है, मैंने पहले बताया है, न्यूक्लियोफाइल यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। जैसे अगर OH की बात करते हैं, अल्कोहल की OH, ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास ऐसे चार बॉन्डिंग होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं NH2 की, इसके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी क्या कहलाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। पक्की बात है, ठीक है, इसको इस तरह से न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आपका लोन पेयर रहा है, इसको लोन पेयर भी बोलते हैं, तो लोन पेयर जब भी आपकी रहा है तो जान लीजिए क्या है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। चलिए अब हम एक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, कैसे करता है वो देखिए। हम क्या लेते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, इसको लिख लीजिए न्यूक्लियोफाइल NU, और माइनस डिनोट करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, माइनस क्या डिनोट करता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर। जब हम इसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, C और X, ठीक है। अब हम जानते हैं पहले से ही, क्या जानते हैं भाई, कि ये क्या है, हेलोजन। हेलोजन के पास क्या होता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, क्या होता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से
सी के पास क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल का आप नीचे लिख लीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल ये लिखने से पहले लिख लीजिएगा, या इसके बाद भी लिख सकते हैं नीचे। न्यूक्लियोफाइल्स इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई देगी वहां पे अटैक करेगा। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव दिख रहा है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, सीधे कार्बन एटम पे यहाँ पे अटैक कर देगा। सीधे अटैक करके क्या करेगा, इसके बॉन्ड को तोड़ देगा, और बॉन्ड को तोड़ के खुद जाके अटैच हो जाएगा और एक्स को भगा देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन एटम से अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस ये एक्स अलग हो जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। फिर से बताइए स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल तो बोलते हैं इसको। चलो अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको मैं क्या करने जा रहा हूं, ये तो नॉर्मली बता दिया, लेकिन अगर हम इसको 3D में समझना चाहें, किसमें समझना चाहें, 3D में, तो हम कैसे समझेंगे इसको, कैसे हम देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसका एक स्ट्रक्चर मैं बताने वाला हूँ 3D में। जो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, CH का। ठीक, इसका क्या 4 बॉन्ड होता है, 4 के साथ बॉन्डिंग करता है। याद रखिएगा, ये हमेशा क्या करता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर होता है। sp3 हाइब्रिडाइज आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ये 3 कार्बन आइटम प्लेन में बनाता है, एक आउटसाइड द पेपर बनाता है। ठीक है, और ये एक इनसाइड रहता है, एक आउटसाइड रहता है। ठीक है, एक प्लेन में बनाता है, ये कार्बन है, एक रहता है इनसाइड और एक रहता है आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये H अटैच्ड है, H है, X है। आपको ऐसे समझ में आया नहीं होगा, कहेंगे सर प्लेन में दिख नहीं रहा है। रुकिए, मैं कुछ बताता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं बताया, मैंने सोचा था यहीं पे बताएंगे तो सही रहेगा। अब देखिए, ये कार्बन एटम क्या है, एक इसमें इसका एक बॉन्ड क्या है, अंदर जाता है, एक बॉन्ड बाहर आता है, और एक ऊपर है, एक नीचे है। एक अंदर इस बोर्ड के अंदर जाता है, एक बोर्ड के बाहर आता है। तो ये किस तरीके का कार्बन एटम है, इसको लिए ये क्या है, ऊपर है, और ये क्या है, नीचे, इसको क्या लेते हैं, डाउन। ठीक है, ये इस तरीके का है। यहाँ पे समझिए कार्बन एटम है, जो ज्वाइंट है यहाँ पे समझिए कार्बन एटम। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा पकड़ लेते हैं कि गिरे ना। ठीक है, अब एक जो है, इसके 4 बॉन्डिंग है, एक जो है आपकी तरफ आ रहा है और कुछ ऐसे इंक्लाइंड है, एक आपकी तरफ आ रहा है और एक ऐसे पीछे है। ठीक है, एक आपकी तरफ आ रहा है, एक पीछे, एक ऊपर है। मतलब ये जो ज्वाइंट है समझिए कार्बन बॉन्ड है, एक आ रहा है आपकी तरफ, एक आ रहा है आपकी तरफ, आप देख रहे हैं ना, एक आपकी तरफ आ रहा है, एक आपकी तरफ आ रहा है, और एक पीछे पीछे देखिए, एक पीछे जा रहा है, इस तरीके से। तो 3D में तो ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो ऐसे दिखेगा। तो ये एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड क्या है, ऊपर है, एक बॉन्ड इसका ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे है, एक बॉन्ड क्या है, नीचे है, एक बॉन्ड नीचे है, और ये वाला बॉन्ड बाहर आ रहा है, और ये वाला बॉन्ड अंदर जा रहा है, ये वाला बॉन्ड बाहर आ रहा है, ये वाला बॉन्ड अंदर जा रहा है। ठीक है, समझ गए। अब आप कहेंगे सर इसको अगर प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, हम कहें हाँ कर सकते हैं। इसका एक टेक्निक बनाया गया है। कैसे, इसका एक टेक्निक बनाया गया, बहुत बेहतरीन टेक्निक। क्या है टेक्निक, अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ऊपर नीचे तो हम रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, ऊपर नीचे तो हम रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, बेटा सपोज ये, और हमें ये भी रिप्रेजेंट करना है कि अंदर जा रहा है बोर्ड के, बाहर भी आ रहा है। तो याद रखिएगा, बाहर जो आता है ना, जो बाहर आता है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो बाहर आता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका है रिप्रेजेंट करने का, उसको हम बताते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो बाहर आता है, अब बाहर आ रहा है बोर्ड की, तो हम क्या कैसे करेंगे, ऐसे। अगर ये आपको कहीं देखा मिल गया तो समझिए क्या है, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, मतलब कि आपकी तरफ से वाला ये बॉन्ड है। और अगर आपको इस तरीके का देखा मिल गया,
डैश कलरफुल। ये समझिए क्या जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो एच, ये तीनों क्या थे, बोर्ड के अंदर थे, और यहाँ पे एक्स क्या था, यहाँ पे एक्स क्या था, बोर्ड के बाहर था। अब आपको थोड़ा विजुअलाइज हो रहा है कि ये 3D में मैंने बनाने की कोशिश की है, ये क्या है, बाहर आ रहा है, ये अंदर है, तो मतलब ये कुछ इस तरीके का है। किस तरीके का है, अगर हम ऐसे बनाएं, ये कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का है। ये एक आपका क्या जा रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, पॉइंट आपके तरफ, और ये पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसे समझिए, ये बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, बोर्ड के ऊपर आ रहे हैं, ये ऊपर नीचे, ये 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड कार्बन कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड कैसे होता है और ये एक्स अलग कैसे होता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं स्ट्रक्चर के थ्रू बता रहा हूं। एक्स जो है बाहर निकला था, ये एक्स हो गया आपका, और ये अंदर क्या था, एच, मतलब बोर्ड के अंदर, ठीक है। ये समझ गए, बाहर आपकी तरफ है, ये अंदर है। ये क्या हुआ, जब इसमें न्यूक्लियोफाइल आया, क्या आया, न्यूक्लियोफाइल, Nu माइनस, ये क्या हुआ, ये ऑब्वियस बात है स्लाइटली पॉजिटिव है, ये स्लाइटली नेगेटिव है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे अटैक किया और यहाँ से अटैच होना शुरू हुआ। जब ये अटैक किया तो ऐसा नहीं कि अटैक किया तो ये एक्स तुरंत अलग हो जाएगा, यानी ये जो हलाइड कंपाउंड है ये तुरंत अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अटैक करेगा तो इसको अलग होने में और इसके जुड़ने में थोड़ा समय लगता है। उस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। वैसे तो हो जाता है तुरंत, लेकिन हम ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टडी करने वाले हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट नीचे लिखिएगा, द स्टेट इन विच न्यूक्लियोफाइल get attaching to the carbon atom, the state in which nucleophile get attaching to the carbon atom, and at the same time halogen atom departing from the carbon atom. The departure of the halogen gives the name to halogen as living group, gives the name to the halogen as living group. हेलोजन को लिविंग ग्रुप भी कहा जाता है इसके कारण, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, अब कैसे ये रिएक्शन करेगा, ध्यान से देखिएगा। आपकी ये ट्रांजिशन स्टेट का बता रहा है, ट्रांजिशन स्टेट जहां पे एक तरफ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, एक तरफ ये हेलोजन क्या कर रहा है, उस एटम को छोड़ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी हम जो आपकी तरफ बाहर निकल रहा है उसको हम ऐसे डैश से नहीं दिखाने वाले, ये क्या है, आपका अंदर जा रहा है, ठीक है। अब एक तरफ क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है Nu माइनस, और एक तरफ क्या हो रहा है, मेरा ओ एक्स लीव कर रहा है, एक्स लीव कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। तो लिखिएगा नीचे, इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन डू बॉन्डिंग विद 5 एटम, कार्बन डू बॉन्डिंग विद 5 एटम। वैसे ये स्टेबल नहीं होता, लेकिन ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे एक तरफ न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इस कार्बन एटम से अटैच्ड हो रहा है, और ये एक्स क्या कर रहा है, इसको लीव कर रहा है, ये लिविंग ग्रुप क्या कर रहा है, इसको लीव कर रहा है कार्बन एटम, ये अटैच्ड हो रहा है। फिर ट्रांजिशन स्टेट आता है, इस स्टेट में क्या होता है, इस स्टेट में क्या होता है कि एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, दूसरे तरफ से एक्स लीव कर रहा है, दूसरी तरफ से जो हलाइड एटम है वो क्या कर रही है, लीव कर रहा है, ये आपका पूरा ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब आ जाएगा, जो फाइनल आएगा मेरा, जो फाइनल आएगा वो स्ट्रक्चर होगा, जो मेरा फाइनल स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। फाइनल ये Nu आएगा, Nu माइनस आएगा, ये जो C प्लस Nu माइनस Nu ही रहेगा, और ये आपका क्या है, जो इनसाइड द बोर्ड है, इनसाइड द बोर्ड ये H रहेगा, ये H रहेगा, और ये H रहेगा, और प्लस X आपका फ्री रेडिकल हो जाएगा, X क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल। तो फाइनली ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट है जब न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है और हैलाइड छोड़ता है, तो ये वाला स्टेज जो है थोड़ा सा याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आगे की बात करते हैं, इसको रफ करें। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, दो तरह से रिएक्शंस यहाँ पे कैरी आउट किए जाते हैं। पहला है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको आप SN2 रिएक्शन नाम से भी जानते हो, SN2 रिएक्शन नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा ये है सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म यूनी, क्या है, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी SN1 रिएक्शन। क्या, SN1 रिएक्शन। तो एक SN2 रिएक्शन नाम से, एक SN1 रिएक्शन नाम से, एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाली सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। सिंपल सा हेडिंग डालते हैं, SN2 रिएक्शन, इतना भारी भरकम नाम को डालना नहीं, SN2 रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए SN2 रिएक्शन में क्या होता है। हम एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, जैसे वहाँ पे Nu माइनस दिया था, यहाँ पे क्या लेते हैं, OH माइनस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा हम मिथाइल हैलाइड लेते हैं, CH3Cl, तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझिए गए होंगे, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला, और ये ऊपर नीचे, ठीक है, इतना समझ में आता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया, जब ये रिएक्शंस होंगे क्या होगा, ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये क्या है, स्लाइड पॉजिटिव, ये क्या है, स्लाइड नेगेटिव। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन एटम पे अटैक करेगा। जैसे मैंने बताया कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लगता है तो यहाँ पे अटैक करेगा। लेकिन अब ये जाएगा कैसे, मेन बात है यहाँ पे जाएगा कैसे। ये जो कार्बन एटम है, ध्यान से देखिए, ये H है, ये एटम ऐसे है, अंदर है बोर्ड के, और ये H है, ठीक है। अब ये अटैक किया यहाँ पे, खैर ये तो लीव हो रहा है, लेकिन जो ये OH माइनस जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, अब OH माइनस का स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल भी इसके बड़े होंगे अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो। भारी भरकम एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे हिंड्रेंस कौन है, 3 हाइड्रोजन एटम हिंड्रेंस। जब यहाँ पे OH माइनस आ रहा होगा, जब यहाँ पे OH माइनस विद हाई, ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन रिच है तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा इसका शेल, तो क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट शेल, इसका आउटर मोस्ट शेल, इसका आउटर मोस्ट शेल क्या करेगा, इसको कार्बन से अटैच होने से रोकेगा, कार्बन से अटैच होने से रोकेगा, ठीक है। ये बहुत जल्दी कार्बन से अटैच नहीं होगा, इसका एटम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जितना ज़्यादा बड़ा शेल होगा इसका, उतना ज़्यादा ये हिंड्रेंस पैदा करेगा कार्बन से अटैच होने में। चूंकि इस हाइड्रोजन एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है बहुत छोटा होता है, एक एक शेल होता है, तो ज़्यादा इसमें हिंड्रेंस नहीं पैदा होगा, ठीक है। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, और ये जल्दी से अटैच हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है CH3 यानी मिथाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। एंड लिखिएगा, नीचे लिखिएगा CH3Cl और मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl और मिथाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट as nucleophiles get attached to the carbon atom easily, get attached to the carbon atom easily, get attached to the carbon atom easily, as of having less hindrance, as of having less hindrance due to 3 hydrogen atoms, due to 3 hydrogen atoms having only one outermost shell, having only one outermost shell or valence shell। यही अगर हम इस H की जगह CH3 लिख देते, यही H की जगह CH3 लिख देते,
CH3, ये क्या है, इसका शेल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये शेल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब OH माइनस जितनी आसानी से CH3Cl से आपका अटैचमेंट किया था, उतने आसानी से C2H5Cl से अटैच नहीं कर पाएगा। यानी ये जो जिस आसानी मिथाइल क्लोराइड अटैच हुआ था, उस तरीके से आपका क्या ये वाला इथाइल क्लोराइड अटैच नहीं हो पाएगा, उसको थोड़ा समय लगेगा, वो हाईली रिएक्टिव नहीं रहेगा, उसका रिएक्टिविटी कम होते जाएगा, क्योंकि इसका जो बड़ा आउटर मोस्ट शेल है इसको रोकेगा कार्बन एटम से अटैच होने में। मतलब कि अटैच तो होगा लेकिन बहुत देर बाद, यानी इसको जब देर बाद होता है तो उसको कहते हैं लेस रिएक्टिव। तो आप याद रखिएगा, अगर एक CH3 है तो लेस रिएक्टिव, जब दो CH3 आ जाएंगे अगेन मोर लेस रिएक्टिव, जब तीसरा भी CH3 आ गया तब तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। याद रखिएगा, इस तरीके के जब ये 3 CH3 आ जाते हैं तो ये इसको बोलते हैं वेरी वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या होता है, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो लिखिएगा नीचे, व्हेन 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 when 1,1-dimethyl when 1 chloro 1 है ना, when 1 chloro 1,1-dimethyl ethane 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 reacts with any nucleophile, then nucleophile faces much hindrance, रुकावट आती है, much hindrance, and it don't get attached to carbon atom easily due to presence of a very heavy atoms in the branch, so in that case this reaction is very less reactive, this reaction is very less reactive। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे हाई रिएक्टिव रिएक्शंस कौन से, तो आप बोलिएगा CH3Cl सबसे हाई रिएक्टिव है, फिर उसके बाद CH3 का ट्वाइस Cl, फिर CH3 का थ्राइस Cl सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और सबसे कम कौन है, CH3 का थ्राइस Cl। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, ठीक, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, चलिए हम आगे SN1 रिएक्शन में थोड़ा देखते हैं। ये SN2 रिएक्शन था, SN1 रिएक्शन देखते हैं क्या है। अब इसको रफ कर देते हैं थोड़ा। दूसरा क्या आता है, SN1 रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, SN1 रिएक्शन। जैसा कि हमने अभी देखा कि SN2 रिएक्शन में जब टर्शरी अल्काइल हैलाइड आया, यानी जब इस तरीके का कंपाउंड आया आपका, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये जो बाहर आ रहा है आपका, यहाँ पे भी CH3, और ये सॉरी ये जो Cl था, यहाँ पे क्या था Cl, और ये CH3। तो जब OH अटैच होने के लिए आ रहा है, हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंड्रेंस। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच होने के लिए आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंड्रेंस इसको मिल रहा है, मतलब कि अटैच सही से नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल बड़ा है, इसका आउटर मोस्ट शेल बड़ा है, इसका आउटर मोस्ट शेल बड़ा है। अब चूंकि बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण, इसके आउटर मोस्ट शेल के कारण, आउटर मोस्ट शेल इन तीनों का बड़ा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसका भी आउटर मोस्ट शेल बड़ा है, तो इसको इस कार्बन एटम से अटैच होने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे आसानी से इंटर नहीं कर पा रहा है। वहीं SN1 रिएक्शन क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि SN2 रिएक्शन में हमको हुई थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम SN1 रिएक्शन में क्या करते हैं कि जो भी अल्काइल हैलाइड रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं, नीचे लिखिएगा SN2 के, इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल भेजने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे। किस में डालेंगे, एक पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे। पोलर सॉल्वेंट इन द केस चाहे आपका वाटर हो, चाहे आपका एसिटिक एसिड हो,
या एक मिथानॉल, मिथेनोइक एसिड, या आपका इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा इस तरीके का कंपाउंड होता है जो कि पोलर होता है, ठीक है। पोलर कंपाउंड, जितने भी पोलर कंपाउंड होते हैं वो सारे कंपाउंड को हम यहाँ पे यूज करेंगे, उनमें से कोई एक कंपाउंड को यूज करेंगे। और ये पोलर कंपाउंड क्या करेगा, सिंपली ये स्टेप 1 है। क्या है स्टेप 1? स्टेप 1 ये क्या करेगा, सबसे पहले इसमें इसको ब्रेक करेगा और Cl को हटाएगा। क्या करेगा, कुछ इस तरीके का काम होगा, ये होगा। SN2 में ये नहीं हो रहा था, उसमें एक ही काम हो रहा था कि वहां पे अटैच हो रहा है, लेकिन सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, CH3 और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और प्लस Cl फ्री रेडिकल, या इसको Cl माइनस भी कहते हैं, ये अलग हो जाएगा। ये स्टेप 1। जब हम सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, उसमें क्या था, SN2 में कोई सॉल्वेंट का यूज नहीं हुआ था, कोई पोलर सॉल्वेंट का यूज नहीं हुआ था। लेकिन इसमें क्या है, हम यहाँ पे सॉल्वेंट का यूज करेंगे, हम यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो परेशानी अटैच होने की सबसे पहले ही हट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब स्टेप सेकंड, स्टेप 2। अब यहाँ पे क्या कीजिए, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, OH माइनस प्लस CH3 ये पॉजिटिव है, और ये क्या हो गया आपका CH3, और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। और ये अब देखिए यहाँ पे स्पेस खाली है, पहले यहाँ पे Cl था तो यहाँ पे भी स्पेस खाली नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे स्पेस खाली है तो आराम से यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और ये हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है, मतलब कि बहुत जल्दी अटैच हो जाएगा। सो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH3, ये बन जाएगा आपका OH, और ये CH3, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनेगा। ये कौन सा कंपाउंड है, टर्ट 1 मिथाइल 1 मिथाइल बताइए प्रोपेन टू ओल, 1 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, ये कंपाउंड बनेगा, और जो कि स्टेबल रहेगा। हमने अभी देखा था SN2 रिएक्शंस में कि ये जो कंपाउंड है वेरी लेस रिएक्टिव है। क्या है, वेरी लेस रिएक्टिव है। लेकिन हम SN1 रिएक्शन में देखेंगे यही कंपाउंड वेरी हाईली रिएक्टिव है, वेरी हाईली रिएक्टिव है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पोलर सॉल्वेंट आया तो यहाँ पे क्या एक स्पेस प्रोवाइड कर गया, एक स्पेस प्रोवाइड कर गया जिस, और यहाँ पे क्या था, जब SN2 था तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था, ये बड़ा बड़ा एटम, ये भी बड़ा एटम, क्लोरीन का भी बड़ा एटम होता है, तो इसके कारण इसको हिंड्रेंस मिल रहा था, ये कार्बन एटम से अटैच नहीं हो पा रहा था। दूसरी बात क्या थी कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज था, ये लीव कर रहा था, और इसमें हाईली पॉजिटिव चार्ज है, इसमें हाईली पॉजिटिव चार्ज है तो ये ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होगा, और चूंकि यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई बड़ा एटम नहीं है, तो आसानी से यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये कंपाउंड बना रहेगा। तो जैसे ही SN2 रिएक्शन में बात करते हैं, तो थोड़ा रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। अब हम आगे की बात करते हैं कि SN2 रिएक्शन में, जो SN2 रिएक्शन में हमने कहा था कि CH3Cl इज मोर देन, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, CH3 का ट्वाइस Cl, CH3 का थ्राइस Cl, ये क्या था, हमने रिएक्टिविटी के बारे में कहा था, रिएक्टिविटी, ठीक है। और SN2 में क्या हुआ था, SN2 में क्या हुआ था, SN2 में ये क्या कर रहा था बताइए, सबसे हाईली रिएक्टिव कौन था ये, ठीक है, ये क्या कर रहा था, इधर से डिक्रीज कर रहा था, रिएक्टिविटी इसकी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, मतलब सबसे हाईली रिएक्टिव ये और सबसे लेस रिएक्टिव ये, सबसे लेस रिएक्टिव ये। यही अगर SN1 रिएक्शन की बात करें, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे, सबसे हाईली रिएक्टिव ये हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव आपका ये हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस Cl, और सबसे लेस रिएक्टिव ये हो जाएगा। क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में याद रखिएगा, पोलर सॉल्वेंट में सब जब भी हम यूज करते हैं SN1 रिएक्शन में, हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि हमेशा हाईली रिएक्टिव वो होता है जिसके पास नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा होते हैं। जितने नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा मेरा SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी हाई होगा। जस्ट उल्टा याद रखिएगा, SN2 रिएक्शन का उल्टा SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो ये था मेरा SN1 रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, राइट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो भी मैंने बताया है आपको।
तो ये क्वेश्चंस आप होमवर्क है, आप मेरे को लिख के बताइएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, हाँ ये ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, और आप जानते हो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। आप मेरे को इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, ये CS2 है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। ये क्या है, ये CS2 है, ये CS3 है, C2H6 CS2Br। इसका आप क्या करोगे, जो भी मैं दे रहा हूँ उसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे, नाम लिखोगे, है ना, और मेरे को बताओगे कि ये ये आपका जो है SN1 रिएक्शन करेगा कि SN2 रिएक्शन करेगा। ये क्वेश्चन है। Which reaction they perform। सिंपल सी बात है, जिसके पास ब्रांच ज्यादा होगा वो SN1 रिएक्शन को प्रेफरेंस देगा, जिसके पास ब्रांच कम होगा वो SN2 रिएक्शन को प्रेफरेंस देगा। ये आपको बताना है, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये CS2 है, ठीक है। और पांच देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। साइक्लिक कंपाउंड में दे देता हूं। ठीक है, टोटली 8 क्वेश्चन है, टोटली 8 क्वेश्चन है। दो और देता हूं। अब बताइए कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्बन एटम, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग रहेगी तो याद रखिएगा हमेशा उसको SN1 दीजिएगा, और उससे कम रहेगी तो SN2 दीजिएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा कि किसको क्या देना है। ठीक है, फिर 10 क्वेश्चन है कि आपको बताना है कौन सा रिएक्शन करेगा। इसके बताने के बाद आप क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन को, जो भी 10 क्वेश्चन हैं, आप जैसे नंबरिंग करेंगे कि कौन सबसे हाईली रिएक्टिव होगा। लिखेंगे सबसे पहले SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन जैसे आप सबसे पहले लिखेंगे, ये पूरा करने के बाद कि कौन सा SN1 कर रहा है, कौन सा SN2 कर रहा है, ठीक है। अब SN1 नीचे लिखेंगे, और लिखेंगे क्या लिखेंगे आप कि SN1 रिएक्शन अगर होता है
तो सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होगा, सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होगा उसका नाम लिखेंगे। जैसे लेटर सपोज पांचवा सबसे हाईली रिएक्टिव है, उसके बाद चौथा, उसके बाद आठवां, इस तरीके से आपको नंबरिंग करके लिखना है, आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना। SN1 कौन कौन होगा, और SN2 में जब रिएक्टिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है SN1 का उल्टा हो जाएगा। तो कैसे होगा, अगर 8 4 5 इस तरीके का, मतलब कि SN1 SN2 दोनों अपोजिट होते हैं। तो यहाँ क्या आपको बताना है सबसे पहले कि कौन सा रिएक्शन, कौन सा बॉन्डिंग SN1 करेगा, कौन सा SN2 करेगा। उसके अलावा क्या बताना है, जब ये कंप्लीट हो रहा है कि SN1 में सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होगा, और SN2 रिएक्शन होगा तो सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होगा, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, उसका नाम बताना है, ठीक है। और नेमिंग भी आपको करना है, जितना भी 10 है 10 का भी नेमिंग आपको करना है, नॉमेनक्लेचर भी आपको करना है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर करना भी मत भूलिएगा, नॉमेनक्लेचर अच्छे से करना है, ठीक है। उसके अलावा जो जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें करनी है। और मेरे को आप व्हाट्सअप करके भेजोगे, मेरे को व्हाट्सअप करके वीडियो चाहिए, आपका पूरा लिखा हुआ चाहिए कि आप कर रहे हो कि नहीं, और कोई डाउट हो तो मैं डाउट सेशन लेके पूछ लूंगा, ठीक है। डाउट सेशन लेके हम लोग हैंडल कर लेंगे, लेकिन आपको जो मैं कह रहा हूँ करिए, तभी आपको केमिस्ट्री आएगा, नहीं तो ऑर्गेनिक नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए आज तक का ये सेशन रखते हैं, अभी आगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और भी आगे चीज़ें करनी है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको जो है अच्छे से पूरा आपका चलता रहे, ठीक है। चलिए ठीक है, इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ, और जो है केमिस्ट्री लगाते रहिए, जो भी मैंने पिछला पढ़ा है उसको एकदम रिवाइज करते रहिए, नोमेनकल्चर मत भूलिए, जितना भी मैंने पढ़ाया है एक बेसिक चीज़ें सब चीज़ रिवाइज की थी, क्योंकि अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, उसके अलावा अल्डिहाइड कीटोन सब समझ में तभी आएगा जब आपका पूरा का पूरा फोकस बेसिक में होगा, बेसिक कंप्लीट होगा, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा। अभी जितने भी रिएक्शंस बताने वाला हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, ये सारी चीज़ों का डिटेल तब समझ में आएगा जब आपको नोमेनकल्चर आएगा। अब जब बताइए इसका नोमेनकल्चर आपको नहीं आएगा तो क्या आप कर पाओगे, क्या आप SN1 SN2 का रिएक्टिविटी बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। नाम लिखना होगा, नाम बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से कर रहे हो, और प्लीज मैं मैं आपको कहूंगा कि आपके पास डेमो लेक्चर होगा मेरा, ठीक है। केमिस्ट्री का क्या होगा आपके पास, मेरा डेमो लेक्चर, ऑर्गेनिक का डेमो लेक्चर होगा। वो यूट्यूब पे भी मैंने लाइव कर दिया है, मतलब कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाएं, मेरे चैनल का नाम है नारायण ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, आप वहाँ पे जाएं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से मिल जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेमो लेक्चर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेमो लेक्चर, आप क्या करें, उस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव्स तक, ठीक है, और जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं, चाहे आप फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो में अगर आप होते हो, तो वहाँ पे ट्विटर पे हो, तो वो लिंक आप जो है हर जगह शेयर कर दें। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि आप कि जैसे अगर कोई और केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, किसी को अगर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, तो आके मेरे से जुड़े। मैं इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी चाहिए कि आप दूसरों को भी फायदा कराएं, और आपको भी फायदा होगा, क्योंकि दूसरे कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो अगर आप माध्यम बांटेंगे ज्ञान बांटने का, कि आप अगर आपके किसी फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा, अगर वो भी आपकी तरह समझने लगेगा, तो उम्मीद है कि आपका भी ऑर्गेनिक का ज्ञान बहुत अच्छा बढ़ेगा। और इससे क्या होगा, अगर आप लोग ज़्यादा संख्या में आएंगे, ज़्यादा संख्या के लोग ज्वाइन करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर जूम क्लासेस लेता हूं तो मैं सबका क्लास लूंगा, तो आप लोग को एक दूसरे का डाउट समझ में आएगा कि क्या हो सकता है और क्या डाउट हो सकता है। इसलिए ये सेशन को आप शेयर कर सकते हैं, मतलब ये वीडियो मत शेयर कीजिएगा। जो डेमो लेक्चर मैंने कहा है, डेमो लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने उसको प्राइवेट से उसको पब्लिक कर दिया है, तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो यूट्यूब पे जाके आप सबसे पहले जाके उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी ये सेशन देख रहे हैं, अगर वो यूट्यूब पे देख रहे हैं, और तो ये जान लीजिए कि भाई मेरे आप जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ शेयर करने के लिए, वही चीज़ शेयर कीजिएगा। जैसे अभी मैंने कहा कि डेमो लेक्चर आप लोग जाके शेयर कीजिए, तो डेमो लेक्चर अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट में, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दीजिए, कुछ फ्रेंड्स को अगर आप भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज दीजिएगा, कुछ फ्रेंड्स के आपका ग्रुप फ्रेंड सर्कल है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे है, ट्विटर पे है, या आपका फेसबक पे है, फ्रेंड्स का ग्रुप वहाँ पे भेजिए, जिससे उन लोग भी इसको फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं इस लेक्चर को कहीं पे एंड करता हूँ, और शेयर करते रहिए, और अपने भी अच्छे तरह पढ़ते रहिए, होमवर्क सारा करते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।